हाँ प्यारे बच्चों, ये 11वीं आर्ट्स का है। लास्ट चैप्टर चल रहा है पॉलिटिकल साइंस नहीं सॉरी उसका हिस्ट्री का। बिल्कुल लास्ट चैप्टर चल रहा है आधुनिकरण के रास्ते। इसमें पेज नंबर 211 है और ये पहले ये करा दिए हैं। ठीक है भाई। तो इसमें क्वेश्चन देखो, आज ये 20वां क्वेश्चन देखेंगे। देखो, चीनी इतिहास में बक्सर विद्रोह का क्या महत्व है। विदेशियों द्वारा चीन में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र बनाने के प्रयत्नों ने गहरे असंतोष को जन्म दिया। ऐसी स्थिति में चीन में एक ऐसे दल का उदय हुआ जिसमें सम्मिलित लोग अपनी बंद मुट्ठी या कसे हुए मुक्के की शक्ति में विश्वास रखते थे। अर्थात वे शक्ति के बल पर विदेशी लोगों को चीन से मार भगाना चाहते। यह संगठन अथवा दल बक्सर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1899 के वर्ष में इस दल के लोगों ने विदेशी लोगों पर आक्रमण शुरू किया। इसमें चीन की राजधानी पेकिंग में विदेशी राजदूत में खलबली मच गई। चीन की सरकार ने पेकिंग में विद्यमान जो रह रहे थे विदेशी लोगों को आज्ञा दी कि वे 24 घंटे के अंदर पेकिंग को छोड़कर बाहर चले जाए। इस समय पेकिंग में जर्मन राजदूत की हत्या कर दी गई। अब विदेशी लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पेकिंग में किले नुमा बने विदेशी दूतावास में शरण ली। उन्हें डर था कि पेकिंग से बाहर निकलते ही बक्सर विद्रोह मार डालेंगे। आज में कई महीनों तक विदेशी अपनी रक्षा करते रहे। सन 1900 के मध्य तक पश्चिमी देशों की सेनाएं पहुँच गए। उन्होंने इस विद्रोह को कुचल दिया। देखो भाई, चीन में 1911 में सन्यान सेन की भूमिका। चीन में क्रांति 1911 ईस्वी का नेता सन्यान सेन था। वह विदेश में डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई करने गया, लेकिन लौटा एक प्रगतिशील राष्ट्रवादी बनकर। उसका लक्ष्य चीन को एक गणतंत्र बनाना था। मांचू शासकों ने $50,000 उसकी हत्या का इनाम घोषित किया। उसने लेख और पुस्तकों के माध्यम से लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार किया। तंग चीन और अन्य कई दलों को मिलकर तोंगमेइन नामक संगठन बना, जो क्रांति के बाद कोमैसंग कहलाया। इस संगठन का मुख्यालय जापान में बनाया गया था। डॉक्टर सन्यान सेन की 3 सूत्री कार्यक्रम मेंचुई के नाम से ये 3 सूत्री नंबर 1 राष्ट्रवाद। इसका अर्थ था चीन में मांचू वंश की सत्ता को समाप्त करना, साथ ही साम्राज्यवादी से देश को मुक्ति करवाना। दूसरा है लोकतंत्र। इसका अर्थ था चीन में निर्वाचन पद्धति के आधार पर आधुनिक लोकतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। वह जनता को सर्वोपरि मानता था। तीसरा समाजवाद। इसका अर्थ था चीन में भू सुधार लागू करके वे किसानों को सामंतों के नियंत्रण से मुक्त कराना, साथ ही पूंजी का इस तरह से नियमन करना कि गरीबी कम हो सके और सभी को पर्याप्त आजीविका की गारंटी है। कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, सबका जीवन स्तर ऊंचा हो। ठीक है भाई। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन है, जापान की अर्थव्यवस्था के आधुनिक पर संक्षेप। जापान के आर्थिक में का क्या विकास पर अपने विचार थे। मेइजी काल में जापानी अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से आधुनिकीकरण हुआ। इसके बिना जापान पश्चिमी देशों का मुकाबला नहीं कर सकता था। जापान में के लिए कृषकों पर अधिक कर लगाना, ईंधन इकट्ठा किया गया। जापानी अर्थव्यवस्था की संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार। नंबर औद्योगिक प्रगति। सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की। दूसरे बड़े कारखानों की स्थापना के पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक व तकनीशियनों की सहायता ली गई। इस कार्य
पश्चिमी देशों से आर्थिक सहयोग भी लिया गया। पश्चिमी देशों की वैज्ञानिक तकनीकी सहायता है। पश्चिमी देशों से आर्थिक सहायता ली। जापान में कई सामंतों ने भी औद्योगिक विकास में धन लगाया। जापान में आयात कम करने के उद्देश्य से उन्हीं वस्तुओं के निर्माण के कारखाने लगाए जो यूरोप देशों से आती थी। उदाहरण के लिए सूर्यवंश, रेशम, लौह इस्पात बड़े पैमाने पर स्थापित किए गए। देश की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने टोक्यो और ओसाका में तोप, बंदूक, गोला बारूद आदि बनाने धीरे धीरे वस्त्र उद्योग के साथ साथ शीशा, कागज, सीमेंट इस्तेमाल उद्योग में विकास हुआ। 1890 ईस्वी के बाद तो जापान का औद्योगिक विकास इतना तीव्र तथा बड़ी मात्रा में हुआ कि वह एशिया का ब्रिटेन कहलाने लगा। एशिया का ब्रिटेन कहलाने लगा। अब दूसरा है भाई यातायात व संचार के साधन का विकास। मेंजनी काल में जहाज निर्माण को सरकार की ओर से वरीयता प्रदान की। जहाज निर्माण करने वाली सुमेलित जैसी बड़ी कंपनियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। परिणामस्वरूप भाप से चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा। साथ ही बंदरगाह को भी विकसित किया गया। जापान में 1872 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाने का काम भी शुरू। टोक्यो में योकोहामा के बीच प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। 3 ईस्वी में जापान 4500 मील रेलवे लाइन कुछ बिछ चुकी थी, जिसमें से 70% भाग निजी कंपनियों द्वारा बनाया गया था। 6 ईस्वी में रेलवे राष्ट्रीयकरण विधेयक पास हुआ, जिसमें 17 का निजी कंपनियों को सरकार ने सत्तारूढ़ कर लिया। इसी प्रकार इस समय में डाक तार सेवा की स्थापना 1865 में 1870 में टेलीग्राफ प्रचलन शुरू हुआ। समय में सारे जापान में डाकघरों की स्थापना की। बैंक प्रणाली का विकास। सुनियोजित आर्थिक विकास बैंक प्रणाली का अत्यधिक महत्व था। आंध्र बैंक प्रणाली के विकास पर ध्यान दिया गया। सन 1872 में अमेरिका की तर्ज पर राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। 19वीं सदी के अंत में एक धनी व समृद्ध वर्ग का हुआ, जिसका वित्तीय क्षेत्र काफ़ी प्रबल था। 1900 ईस्वी तक जापान में कई प्रकार के बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक आदि। 85 ईस्वी में केंद्रीय बैंक की स्थापना की, जो बाद में जापान बैंक कहलाया। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज तथा व्यापार मंत्रालय की स्थापना की। जापान बैंक कहलाया, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मंत्रालय बनाएगा। अब देखो भाई कृषि सुधार। कृषि के अंदर क्या हुआ? जापान सामंतवाद की समाप्ति से किसानों को राहत मिली थी और उन्हें ज़मीनें भी प्राप्त। किसान अनुसार फसलों का उत्पादन कर सकते थे, परंतु खेती के विकास के लिए किसानों को आर्थिक सहायता व लगान कम करने की शुरुआत थी। परंतु जापान में अभी भी उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। लगान कैसे भाई? बटाई का, मतलब इतना भाग जितनी फसल होती थी उसका 1/4 भाग, ठीक है, वो कर के रूप में वसूला जाता था। आर्थिक सहायता भी सरकार नहीं दे पा रही थी। लगान सख्ती से वसूल किया जाता था, इसे किसान विद्रोह भी हुए। लगान कैसे भाई? सख्ती से निपटा जाता था, फिर इस पर क्या हुआ? विद्रोह भी। और औद्योगिकरण से जापान में कौन कौन से मुख्य परिवर्तन हुए? नागरिक जनसंख्या समस्या। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ मानव जनसंख्या में अचानक भारी वृद्धि हुई। सन 1920 में जनसंख्या 5 करोड़ हो चुकी थी। 1872 में 3 करोड़ 50 लाख जनसंख्या के इस दबाव को कम करने के लिए प्रवास को बढ़ाया दिया गया। प्रवास को औद्योगिकरण से जनसंख्या का पलायन गांवों से शहरों की ओर भी हुआ। औद्योगिकरण में से जनसंख्या का पलायन गांव से शहरों की ओर हुआ। सन 1925 तक 21% जापानी लोग शहरों में रहते थे। 1935 में यह बढ़कर 35% और फिर 2.25 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 25 लाख हो गए थे। औद्योगिक मजदूर। सन 1913 में जापान श्रमिकों की संख्या 40 लाख हो चुकी थी, जबकि 1870 में संख्या मात्र 7 लाख थी। इन मजदूरों से अधिकांश ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ काम करने लगी जिसमें 5 से कम लोग थे।
इनमें तो मशीनें थी और बिजली का उपयोग होता था। इस तरह हस्तरंज का उत्पादन आधार पर था। तो ये ठीक है भाई, औद्योगिकरण का यहाँ तक। अब ये भाई हिस्ट्री का काम हो चुका है पूरा। अब बस पॉलिटिकल साइंस का काम दिया जाएगा। ठीक है भाई।